हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपन गुड्डा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुड्डा गोड़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 12 में एग्रीकल्चर के अंतर्गत फसलों उत्पादन पढ़ रहे थे, जिसमें पीछे अपन ने 3 फसलों के बारे में पढ़ा था, गेहूं, जौ और धान। आज अपना चौथी फसल है मक्का। मक्का के बारे में अध्ययन करेंगे। जो अपन ने पीछे जिन बिंदुओं को लेकर के चले थे वही बिंदु आज अपन मक्का के लिए पढ़ेंगे। सबसे पहले मक्का का वानस्पतिक नाम। मक्का का वानस्पतिक नाम आप सब जानते हो, जियामेज। उसके बाद में इसके कुल का नाम, तो ये भी जो गेहूं और धान जिस कुल के सदस्य हैं उसी कुल का मक्का है, ग्रेमिनी कुल का। ग्रेमिनी कुल या इसी को पोएसी कुल भी बोल देते हैं। ग्रेमिनिया पोएसी कुल का सदस्य है। इसके बाद बात करें इसके महत्व की कि मक्का का क्या महत्व है, किसान मक्का का उत्पादन क्यों करता है। तो उसके पीछे देखो, पहला कारण तो क्या है कि मक्का जो है ये मोटे दाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नंबर 1 बात, प्रमुख खाद्यान्न फसल है। मोटे दाने के अंदर मक्का का पहला नाम है। बात करें कि अपन इसको अनाज के रूप में खाते हैं क्योंकि इससे अपने शरीर को कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है वो लगभग 77% होती है। तीसरी बात इसकी करें कि मक्का जो है इसके भुट्टों को भून करके, भुट्टे जो हैं उनको भून कर खाया जाता है। इसके अलावा इसके आटे की रोटी बनाकर खाई जाती है। ये इसकी प्रमुख बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद में बात करें इसके उत्पत्ति स्थल की कि मक्का की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। मक्का जो है इसका उत्पत्ति स्थल जो है वो मेक्सिको माना जाता है। मक्का है इसका उत्पत्ति स्थल मेक्सिको, अमेरिका। मेक्सिको और अमेरिका को इसका उत्पत्ति स्थल के रूप में जाना जाता है। ये थी अपने मक्का की प्रमुख सामान्य जानकारी। अब अपन लेकर के चलेंगे इस मक्का की सस्य क्रियाएं। सस्य क्रियाओं में सबसे पहले लेते हैं 1 नंबर पर जलवायु व मृदा। जलवायु व मृदा सस्य क्रियाओं में पहला बिंदु जो अपनी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जलवायु की बात करें तो मक्का जो है ये उष्ण आर्द्र जलवायु वाली फसल है। उष्ण आर्द्र जलवायु वाली फसल है, ठीक है। इस फसल को लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ये तो होगी अपनी इसकी जलवायु की बात। अब बात करें अपन मृदा की, तो मक्का जो है इसके लिए बलुई दोमट या दोमट मृदा जो है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। लेकिन उसकी शर्त क्या है, वो मृदा कैसी होनी चाहिए, अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट या दोमट मृदा है वो मक्का के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। उसका यदि अपन पीएच मान की बात करें तो पीएच मान 6 से 8.5 के बीच होना चाहिए। उस मृदा का पीएच मान 6 से 8.5 के बीच में होना चाहिए। ये होगी अपनी जलवायु व मृदा। जलवायु और मृदा के बाद में जो दूसरा बिंदु आता है वो आता है अपना खेत की तैयारी। खेत की तैयारी कि मक्का की फसल अपन बोएंगे तो उसके लिए खेत की तैयारी कैसे करेंगे। तो जैसे अन्य फसलों में अपन ने किया था सेम वैसे ही मक्का के लिए है। मक्का के लिए खेत की तैयारी में क्या करेंगे भाई, पहली जुताई जो है फर्स्ट जुताई वो तो मिट्टी पलटने वाले हल से गहराई से करते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल से गहराई से करते हैं। उसके पश्चात एक जुताई करने के बाद में 2-3 जुताई जो हैं वो हेरों से करते हैं।
हेरो से करते जिससे कि कारके की गहरा जुताई करते जो डेले वगैरह होते हैं वो हेरो के कारण से टूट जाते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। हेरो से करने के पश्चात और अंत में खेत को पाटा चलाकर समतल कर दिया जाता है। पाटा चलाकर समतल कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये खेत की तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो अपने सस्य क्रिया में 2 बिंदु हो गए, जलवायु व मृदा और दूसरा खेत की तैयारी। अब अपन आगे लेके चलते हैं नंबर 3। तीसरे नंबर पे आता है इसकी उन्नत किस्में। उन्नत किस्में तो उन्नत किस्मों में देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, उन्नत किस्में। मक्का की जो उन्नत किस्में हैं उनमें आता है गंगा सफेद 2, धवल, तारा, इसके अलावा सफेद मक्का 2, सफेद मक्का 2, ये जो है ये इसकी प्रमुख उन्नत किस्मों में मानी जाती हैं। इसके अलावा जैसे जो शीघ्र पकने वाली हैं उनमें आती है प्रताप मक्का, प्रताप मक्का 1, ये भी मक्का की किस्म है। और इसी के साथ माही, माही भी मक्का की एक उन्नत किस्म है। तो इस प्रकार से मक्का की उन्नत किस्मों में आती है गंगा सफेद 2, धवल, तारा, सफेद मक्का 2, प्रताप मक्का 1 और माही। तो ये होगी अपने तीसरा बिंदु उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों के बाद में नंबर 4 नंबर पे आता है अपना उन्नत किस्मों में बुआई। बुआई 1 नंबर पे जलवायु मृदा, 2 नंबर पे खेत की तैयारी, 3 नंबर उन्नत किस्म, 4 नंबर पे बुआई का समय। बुआई का समय, यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है अन्य फसलों की तुलना में। मक्का जो है इसकी बुआई तीनों फसलों के रूप में किया जाता है, तीनों ऋतुओं में की जाती है। तीनों ऋतुओं में इसकी बुआई करते हैं। तीनों ऋतुओं मतलब क्या है कि रबी के रूप में भी इसको बोया जाता है, खरीफ के रूप में भी इसको बोया जाता है और इसको जायद के रूप में भी इसको बोया जाता है ना। रबी की फसल के रूप में बोते हैं। रबी की फसल के रूप में यदि इसको बोएंगे तो इसकी बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। इसी मक्का को यदि अपन खरीफ की फसल के रूप में बोते हैं तो अपने को पता है भाई इसकी जून जुलाई के अंदर या जुलाई अगस्त के अंदर इसकी बुआई की जाती है। और जायद के रूप में इसकी यदि बुआई करते हैं तो वो की जाती है फरवरी मार्च में, फरवरी मार्च में। इस प्रकार से ये जो मक्का एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई तीनों ऋतुओं में, रबी की फसल के रूप में, खरीफ की फसल के रूप में और जायद की फसल के रूप में की जाती है। उसके बाद में चौथा बिंदु आता है अपना खाद व उर्वरक। खाद व उर्वरक, सॉरी 4 का 5वां बिंदु खाद व उर्वरक कि मक्का की फसल यदि अपन बोते हैं तो अपने को गोबर की खाद की कितनी आवश्यकता होती है। तो गोबर की जो खाद है, कंपोस्ट खाद जिसको अपन बोलते हैं, गोबर की कंपोस्ट खाद, गोबर की कंपोस्ट खाद है वो लगभग 15 से 20 टन प्रति हेक्टर आवश्यकता होती है। यदि फिर भी खेत में पोषक तत्वों की कमी है तो अपन उर्वरक डालते हैं। उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन यदि डालना है तो वो 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर डालेंगे। यदि अपने को फास्फोरस डालना है तो वो डालेंगे 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर और पोटास डालेंगे 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर। इस दर से अपन उर्वरक देते हैं। तो खाद के रूप में गोबर की कंपोस्ट खाद दी जाती है जो 15 से 20 टन प्रति हेक्टर, नाइट्रोजन 120 किलोग्राम प्रति हेक्टर, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर और पोटास जो है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर दी जाती है। उसके बाद में जो छठा बिंदु आता है वो आता है सिंचाई। मक्का के लिए मोस्टली वर्षा, जैसे अपन खरीफ के रूप में बो रहे हैं तो खरीफ के रूप में बोते समय तो अब अधिकतर क्या बरसात का समय होता है तो अपने को कम सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि वर्षा की कमी है
तो फिर अपने को सिंचाई करनी पड़ती है। तो इस मक्का के लिए मुख्य रूप से 4 सिंचाइयाँ अति आवश्यक होती है। 4 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जब अपने को सिंचाई करनी जरूरी होती है। उसमें पहला समय होता है 1 नंबर पर बडवार के समय। पहली सिंचाई जो है वो बडवार के समय की जानी अति आवश्यक होती है। बुआई करने के बाद जब बीज अंकुरित हो आते हैं तो अंकुरित होने के बाद में जब बडवार का समय आता है तो उस समय सिंचाई करनी अति आवश्यक होती है। बडवार के बाद में जो दूसरी सिंचाई है, महत्वपूर्ण अवस्था है, वो है फूल बनते समय। फूल बनते समय इसकी सिंचाई करनी अति आवश्यक है। फूल आ गए, फूल आने के बाद में उसमें दाने बनने लगेंगे, तो तीसरा जो समय होता है सिंचाई करने का वो होता है दाने बनते समय। जब दाने बन रहे होते हैं उस समय भी इसकी सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। 3 हो गए। और चौथी सिंचाई जो है वो जब दानों में दूध भर जाता है उसके पश्चात गुठों से बाहर और नर मंजरी निकलती हैं, एक धागे नुमा संरचनाएं बाहर निकलती हैं जो ये बताती हैं कि अब दाने पूरे बन चुके हैं, उनमें दूध भर चुका है, जिसका नाम होता है नर मंजरी। नर मंजरी बनते समय, नर मंजरी भी बोल देते हैं, कई बार इनको झंडा भी बोल देते हैं। झंडे बनते समय, झंडे बनते समय, ये मुख्य रूप से मक्का के लिए 4 सिंचाइयाँ आवश्यक होती हैं। ठीक है। उसके बाद में अगली बात करते हैं अपन अंतराकृषि। बिंदु हो गए 6। 7वां आता है अंतराकृषि। अंतराकृषि, अंतराकृषि जो है मैंने कल भी आपको बताया था, अंतराकृषि के अंतर्गत अपन खरपतवार नियंत्रण करते हैं। खरपतवार नियंत्रण मतलब खेत में खरपतवारों को हटाते हैं। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सामान्य तरीका क्या है, अपन निराई गुड़ाई करते हैं, इसको होता है निनाण करना, तो निराई गुड़ाई करते हैं। मक्का की फसल में पहली जो निराई गुड़ाई है वो बुआई के 20-25 दिन बाद करते हैं। पहली निराई गुड़ाई तो बुआई के 20-25 दिन बाद कर दी जाती है। ठीक है। उसके बाद भी यदि उस फसल के अंदर खरपतवार और भी अधिक संख्या में है तो दूसरी जो निराई गुड़ाई है वो दूसरी निराई गुड़ाई करते हैं, दोबारा निनाण करते हैं, वो करते हैं 40 से 45 दिन बाद। 40 से 45 दिन बाद दोबारा से निराई गुड़ाई कर दी जाती है। फिर भी मान लो उसके अंदर यदि खरपतवार रह गए हैं तो फिर खरपतवार नाशी रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो मक्का की फसल के अंदर मुख्य रूप से एट्राजीन खरपतवारनाशी रसायन का उपयोग करते हैं। एट्राजीन खरपतवारनाशी रसायन का उपयोग कर देते हैं तो उसमें से खरपतवार है वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से ये जो क्रियाएं करते हैं इन क्रियाओं को क्या कहा जाता है, अंतराकृषि। इसके बाद में नंबर अपना 7 हो गया। 8वां बिंदु आता है पादप संरक्षण। पादप संरक्षण, पादप संरक्षण के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि कीट नियंत्रण किया जाता है। अंतराकृषि में तो खरपतवार नियंत्रण किया जाता है और पादप संरक्षण के अंदर कीट नियंत्रण किया जाता है। तो मक्का की फसल में लगने वाला प्रमुख कीट होता है दीमक। दीमक जो मोस्टली सभी फसलों को नुकसान पहुंचाता है और ये जड़ों को काट करके पौधों को नष्ट कर देता है। तो दीमक से बचाव के लिए क्लोरोपाइरोफॉस का उपयोग किया जाता है। क्लोरोपाइरोफॉस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो एक तो मुख्य रूप से इसमें कीट कौन सा लगता है, दीमक। दीमक के बाद में तो दूसरा लगता है वो तनाछेदक कीट लगता है। तनाछेदक कीट जो है ये इसका प्रमुख कीट है। ये कीट क्या करता है, मक्का के तने के अंदर छेद कर देता है। मक्का के तने में छेद करने से उसके अंदर होल हो जाता है और पौधा सूख जाता है। तो जिसके नियंत्रण के लिए कार्बोफ्यूरॉन रसायन का उपयोग किया जाता है। तो ये थे इसके प्रमुख कीट। तो 8वां बिंदु हो गया। 8 के बाद में नंबर 9 पर अपना आता है प्रमुख रोग व उनका नियंत्रण। मक्का के प्रमुख रोग
व नियंत्रण, उनका नियंत्रण। नंबर 9, मक्का के जो प्रमुख रोगों की यदि अपन बात करें तो मक्का में पहला प्रमुख रोग है तुल्लासिता रोग। तुल्लासिता रोग, इस रोग से क्या होता है, पौधे की पत्तियां हैं वो पीले रंग की हो जाती हैं, ठीक है, और उसके अंदर लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं। पत्तियां पीले रंग की हो जाती हैं और लंबी लंबी धारियां बन जाती हैं। इस रोग के नियंत्रण के लिए हमें जिंक कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए। इनका नियंत्रण किसे किया जाता है, जिंक कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। तो पहला रोग तो हो गया तुल्लासिता रोग, और दूसरा रोग है उसका नाम है अपना झुलसा या पत्ती धब्बा रोग। झुलसा या पत्ती धब्बा रोग, झुलसा या पत्ती धब्बा रोग। झुलसा रोग का मतलब होता है इस रोग से पत्तियां जो हैं वो मुरझा जाती हैं, सूख करके मुरझा जाती हैं, या पत्तियों के ऊपर पीले भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसको पत्ती धब्बा रोग भी कहा जाता है। इस रोग से बचाव के लिए हमें जिंक कार्बोनेट का उपयोग ही करना चाहिए। जो तुल्लासिता रोग के लिए जो रसायन काम में लेते हैं वो रसायन ही इसके काम में लिया जाता है। ये हो गया रोग व नियंत्रण। उसके बाद में 10वां बिंदु आता है अपना कटाई व मड़ाई। कटाई, जब भुट्टों में दाने जो है पूरे पक जाते हैं, उनके अंदर नमी की मात्रा लगभग 25% रहती है और पौधे का रंग पीला पड़ जाता है, उस समय इसकी कटाई कर ली जाती है। कटाई करने के पश्चात पौधे के तने से भुट्टों को अलग कर लिया जाता है, और अलग करने के बाद उसमें से दाने निकालने के लिए थ्रेशर का उपयोग करते हैं। थ्रेशर की सहायता से भुट्टों से दाने अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है। ये होगी मड़ाई। और लास्ट बिंदु आता है अपना उपज। उपज, उपज की यदि बात करें तो संकर नस्लें यदि हैं तो उनमें उपज अधिक प्राप्त होती है, जबकि देसी नस्लें जो होती हैं उनसे उपज कम प्राप्त होती है। तो देसी नस्लें जो हैं उनसे तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर, 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है, जबकि यदि संकर नस्लें हैं, संकर नस्लों से 40 से 50 क्विंटल प्रति हेक्टर मक्का का उत्पादन होता है। इसी के अंदर यदि अपन चारे की बात करें तो चारा जो है ये भी 35 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टर प्राप्त होता है। ये थे अपने मक्का के प्रमुख बिंदु। आज इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।